नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का शो। और मैं आपका स्वागत करता हूं श्री जी क्लासेज कोटा में, जो कि राकेश सर द्वारा संचालित है। हम करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स का शो स्टार्ट। करंट अफेयर्स जो कि हम डेली पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर्स का ये शो रहेगा दोस्तों आपके लिए मेगा शो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम करते हैं आज की पहले क्लास का स्टार्ट। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे आज का मोटिवेशनल कोट। तो मोटिवेशनल कोट देखते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से हो जंग जीती वह सूर्य बनकर निकलता है। दोस्तों कुल मिलाकर आपको संघर्ष करते रहना है, मेहनत करते रहना है, और जो जितनी मेहनत करेगा उसको लक्ष्य प्राप्ति में उतनी आसानी होगी। हम करते हैं आज का श्री गणेशाय नमः, और आज का श्री गणेशाय नमः करके हम करते हैं गणेश जी का नाम से लेकर हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और हमारे आज की क्लास में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और क्या क्या डिटेल्स रहती है इसको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ये आने वाले सभी एग्जाम्स जो आपके प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। तो ये है दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ, कौन है वैश्विक पोषण विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर है, उनको वर्ष 2021 का विश्व पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2021 का विश्व पुरस्कार कौन सा वाला? तो ये पुरस्कार मिला है इनको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों FAO की ये फुल फॉर्म है। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, पोषण विशेषज्ञ है जिनको 2021 का विश्व पुरस्कार मिला है। तो ये है दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इनका नाम क्या है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इनको ये अवार्ड मिला है। और दोस्तों ये मिला है दोस्तों किस क्षेत्र में? तो ये मिला है पोषण विशेषज्ञ है, ये इनका नाम जो है ये है पोषण विशेषज्ञ। इनको मिला है वर्ष 2021 का फूड एंड एग्रीकल्चर का जो अवार्ड होता है वो इनको दिया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा 2021 का तो इनको मिल गया। तो 2020 का किसको मिला था? तो 2020 का मिला था दोस्तों रतनलाल को। किनको मिला था? रतनलाल को। ये है दोस्तों मिट्टी के लाल रतनलाल। इसका मतलब है ये है मृदा वैज्ञानिक। ये कौन है दोस्तों? मृदा वैज्ञानिक। ये मृदा वैज्ञानिक है जिनको 2020 का अवार्ड इनको दिया गया था। और 2021 का किसको दिया गया? तो 2021 का दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे इसी क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा है ये मैडम है डॉक्टर ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो पुरस्कार है 2021 का इनको दिया गया है। इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेड, जो कि ये मैडम है। इनको 2021 का पुरस्कार दिया गया है। तो 2021 का इनको दिया गया है। तो 2020 को किसको मिला था? तो 2020 का मिला था रतनलाल को। हम बात करते हैं FAO की। तो FAO की हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, ये है FAO की फुल फॉर्म, और इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। इसके अलावा UNO जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? इसकी स्थापना भी हुई थी दोस्तों 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करते हैं 2020 का, तो मिला है पुरस्कार रतनलाल को, 2021 का शकुंतला मैम को। और पहली बार कब दिया गया था? तो ये अवार्ड दिया गया था 2000। इस अवार्ड की जो स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, तो ये दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी 1986 में। और इसको पहली बार दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था MS स्वामीनाथन जी को। MS स्वामीनाथन जी को ये दिया गया था। और MS स्वामीनाथन जी को ये अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था दोस्तों 1987 में। और MS स्वामीनाथन जी को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का इनको क्या बोला जाता है? जनक माना जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो एफएओ से रिलेटेड था। स्थापना एफएओ की 1945 में हुई, ठीक है। 1986 को ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ, पहली बार एमएस स्वामीनाथन को मिला, उसके बाद 2020 का रतनलाल जी को मिला और 2021 का मिला डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेट को, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि रतनलाल जी कौन थे। तो दोस्तों ये है डॉक्टर रतनलाल, जिनको 2020 का अवार्ड दिया गया था। तो ये जो सर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सर है डॉक्टर रतनलाल, इनका नाम है डॉक्टर रतनलाल, ठीक है। इनको 2020 का फूड प्राइज पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज का। तो ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आपको देख लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेट, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये है पोषण विशेषज्ञ, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जो कि दूसरे नंबर का है। हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में नेमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास अनुमान, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, इसके बारे में अनुमान लगाया है। और अनुमान जो पहले था इनका 12.6%। पहले कितना था दोस्तों नेमुरा का? तो नेमुरा का पहला जीडीपी था भारत के लिए जीडीपी कितना था? तो 12.6% था। किसके लिए? 2021 और 22 के लिए, जो कि अब घटाकर कितना कर दिया है? तो अब घटाकर कर दिया है दोस्तों इन्होंने 10.8%। कितना कर दिया? अब घटाकर कर दिया है इन्होंने 10.8%। और ये क्यों किया? तो दोस्तों कोरोना महामारी के चलते हुए भारत में अभी हाल में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे कि जो इकोनॉमी है भारत की वो प्रभावित हो रही है। और प्रभावित होने के कारण जो नेमुरा रेटिंग एजेंसी है, ये एक रेटिंग एजेंसी है जो कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इन्होंने क्या किया? अनुमान लगाया है। जो इन्होंने पहला अनुमान लगाया था इनका पहला जो अनुमान था 12.6% था, लेकिन उसको अभी हाल ही में घटाकर कितना कर दिया है? तो अभी हाल ही में घटाकर कितना कर दिया? 10.8%। और अभी हाल ही में किसके द्वारा, ठीक है, इसका देखते हैं, हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये है दोस्तों नेमुरा रेटिंग एजेंसी, जो कि आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 10.8% कर दिया है। और नेमुरा की बात करते हैं तो ये नेमुरा जो रेटिंग एजेंसी है, ये रेटिंग एजेंसी कहाँ की है दोस्तों? तो ये है रेटिंग एजेंसी जापान की। और जापान के पीएम की हम बात कर लेते हैं, तो योशिहिदे सुगा जापान के योशिहिदे सुगा, ये क्या नाम है? मतलब कुल मिला के जैसे सुगला वर्ड होता है ना, वैसे आपको इसको याद रखना है, योशिहिदे सुगा, जो जापान के पीएम है। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। और जापान की एक कंपनी थी, कौन सी? नोमेरा, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जो लगाया गया लॉकडाउन है, उस जो क्या कर रहा है कि वित्त वर्ष को प्रभावित कर रहा है। इसी के कारण उन्होंने अभी हाल में 10.8% रहने का अनुमान लगाया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में कहाँ पर? दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज दोस्तों? तो अभी हाल ही में पैसेज जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट की है। किसने? इंडिया और किसने की है? तो ये पूछा गया है उस देश का नाम। तो ये किए दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया ने। किसने? इंडिया और इंडोनेशिया ने ये पैसेज एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं पैसेज एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में की गई है, और ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है दक्षिण अरब सागर में। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से भाग लिया है चेतक हेलीकॉप्टर और दूसरा कौन सी थी? INS शारदा, जो कि एक शिप है, जहाज है। इन्होंने क्या किया है? इस एक्सरसाइज में भाग लिया है, ठीक है। ये INS जो शारदा है
और चेतक हेलीकॉप्टर भारत के द्वारा इन्होंने इसी पैसेज जो एक्सरसाइज है इसमें भाग लिया है, जो कि कहाँ पर कंप्लीट की गई है, ये कंप्लीट की गई है दक्षिण अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी बात। और हम बात करते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में जो कि ज्वालामुखी फटा था, उस ज्वालामुखी का नाम था माउंट और माउंट रिवोडेंट। ठीक है, जो माउंट सिनोबर्ड था, ये जो ज्वालामुखी फटा था, ये कहाँ फटा था, ये फटा था इंडोनेशिया में। तो ये थी पासेज एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई है, दक्षिण अरब सागर में कंप्लीट किया गया है, जिसमें इंडिया की तरफ चेतक हेलीकॉप्टर और INS शारदा ने भाग लिया है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये है दोस्तों जो पासेज एक्सरसाइज हुई है उसमें भाग लेने वाला हेलीकॉप्टर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है दोस्तों चेतक हेलीकॉप्टर, ये चेतक हेलीकॉप्टर। और ये है दोस्तों INS शारदा जहाज, जिसने भाग लिया है। कहाँ पर लिया है भाग, तो ये भाग लिया है दोस्तों अरब सागर में। तो अरब सागर की स्थिति हम देखते हैं, तो ये है दुनिया के 7 महासागर। ठीक है, ये है दुनिया के 7 महासागर। हम बात करते हैं, तो ये रहा दोस्तों भारत का मैप, ये है भारत का मैप। और इस भारत के दक्षिण पश्चिम में जो हम देखते हैं, तो ये है दोस्तों अरब सागर, ये है दोस्तों क्या, अरब सागर। ठीक है, ये है अरब सागर। आगे हम बात करते हैं, तो ये अरब सागर के अलावा हम देखते हैं, ये अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, हम बात करते हैं दुनिया के महासागरों की। तो दुनिया के महासागर में अपने पास आ जाता है, एक तो पहला है पैसिफिक ओशियन। दूसरा है दोस्तों अपने पास, दूसरा है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तीसरा है अपने पास, तो तीसरा कौन सा होगा अपने पास, साउथर्न दक्षिणी महासागर, तो साउथर्न ओशियन। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 4th नंबर है, तो 4th नंबर में आ जाता है इंडियन ओशियन या अरेबियन सी। तो अपने पास आ गया अरेबियन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो इंडियन ओशियन है। आगे हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की, तो 5वें नंबर का है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। आगे हम बात चलते हैं, तो ये आ जाता है ऊपर आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये था हमारा, और इंडियन ये ओशियन, ये थे दुनिया के महासागर। और ये है हमारा अरब सागर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और उधर है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर किया है किसने, इंडिया ने और इंडोनेशिया ने। कौन सा अभ्यास, पैसेज एक्सरसाइज, जो इन्होंने अभी हाल ही में कंप्लीट की है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने से पहले थोड़ा सा, ये मैप है हमारे पास, ये मैप है, और इस मैप में आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, ये रहा दोस्तों अरेबियन सी, और ये रहा इधर इंडिया का मैप। ठीक है, ये बेंगलोर, पणजी, कोची जो भी है, ये है अरेबियन सी। ये है वर्ल्ड मैप जो मैं आपके सामने दिखाने के लिए लेकर आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले थे, ये पैसेज एक्सरसाइज है जो कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में कंप्लीट हुई है। ठीक है, जिसमें भाग किसने लिया है, तो भाग लिया है दोस्तों INS शारदा और चेतक हेलीकॉप्टर ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप मेरे से पूछोगे कि सर नेपाल में तो कोई चुनाव ही नहीं हुआ, तो चुनाव नहीं हुआ, तो दोस्तों ये खबर है, ये कहानी है नेपाल के। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे, केपी कोहली थे। ठीक है, जो केपी शर्मा ओली थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। कहाँ पर, संसद में, नेपाल की संसद में। ठीक है, ये नेपाल की संसद में अविश्वास प्रस्ताव
पारित हो गया था। और वहाँ के जो भी थे, तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों पारित हुआ था कि इन्होंने क्या ऐसा नियम बनाया था जिसमें क्या है कि जो पीएम है उसकी पीवर की पावर बढ़ जाती, तो इन्हीं के खिलाफ इनके जो सांसद थे वो हो गए थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था। और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इनकी राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति के बाद चले गए थे। तो यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, यहाँ की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति है। एक सेकंड, विद्या देवी भंडारी जो कि यहाँ की राष्ट्रपति है, ये यहाँ की राष्ट्रपति है जिनके पास ये अविश्वास, विपक्ष पार्टी के सामने क्या हुआ कि जैसे ही ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो विपक्ष पार्टी वाले सामने आए, और विपक्ष पार्टी वाले सामने आए तो उनको बोला गया कि आप अपना जो भी इसमें बहुमत है वो बहुमत सामने लेकर आओ, लेकिन विपक्ष पार्टी वाले भी बहुमत साबित नहीं कर पाए। और बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण विद्या देवी जो भंडारी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो केपी शर्मा ओली है इनको ही वापस वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। कहाँ का, नेपाल का। तो नेपाल का वापस पीएम बन गए कौन, केपी शर्मा ओली, ये वापस क्या बन गए, नेपाल के पीएम बन गए। और इनको बोला गया है कि आपको 30 दिन के अंदर, आने वाले 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, बहुमत साबित करना है, बहुमत साबित करना है। इनको बोला गया है कि आपको आने वाले 30 दिनों में बहुमत साबित करना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे और थोड़ी सी बात कर ले। तो नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू, जहाँ पर क्या स्थित है, सार्क का मुख्यालय स्थित है, सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं केपी शर्मा ओली, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह है दोस्तों केपी शर्मा ओली, ये इनका नाम है केपी शर्मा ओली। आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है डायग्राम, एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया और ये इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, नेपाल दिखाई दे रहा है और इधर दिखाई दे रहा है चाइना, और इसमें दिखाई दे रहा होगा इंडिया, नेपाल और ये काला पानी और ये चाइना। तो आप पूछोगे सर ये डायग्राम क्यों लेकर आए, तो ये डायग्राम इसलिए लेकर आए कि दोस्तों नेपाल और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में काला पानी जो विवाद है वो छिड़ा हुआ है, और एक ये कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो सीमा में काला पानी जो विवाद छिड़ा हुआ है और लीफू लेक दर्रा है जो कि यहाँ पर स्थित है, ये काला पानी और इंडिया और नेपाल के बीच में विवादित जगह बनी हुई है, इसलिए मैं ये आपके सामने ये मैप लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो ये रहा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में हम देखेंगे, ये रहा दोस्तों, ये रहा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बॉर्डर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सीमा है उत्तराखंड के बॉर्डर पे किसकी, नेपाल की, ठीक है। और ये इधर है चाइना का बॉर्डर। तो यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर है दोस्तों क्या, काला पानी और लीपू लेक दर्रा, जो कि एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये है केपी शर्मा ओली, जिनको तीसरी बार पीएम बनाया गया है, कहाँ का, नेपाल का। इनको बनाया गया है थर्ड टाइम्स, ठीक है, थर्ड टाइम्स नेपाल के पीएम बने, और इनको 30 दिन के अंदर इनको बहुमत साबित करना है। और नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा संविधान के तहत इनको बड़े दल के नेता होने के कारण वापस मौका दिया गया है प्रधानमंत्री के पद के लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, और 5वें नंबर का क्वेश्चन है ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, टेस्ट टीम की रैंकिंग इन्होंने अभी हाल ही में अपडेट कर दी, ठीक है। तो अभी हाल ही में ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी हो गया है, और इस वार्षिक अपडेट में से निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग, कितनी,
21 रेटिंग के साथ प्रथम स्थान पर रही है। तो दोस्तों ये कारनामा और कोई नहीं कर सकता, ये कारनामा किया है भारत ने। किसके द्वारा? तो इंडिया जो है आईसीसी टेस्ट की जो रेटिंग है उस रेटिंग में स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने। कौन सा? पहला स्थान। ठीक है, तो ये आईसीसी के द्वारा जारी रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग में अभी हाल ही में ये भारत ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा किसने किया है? तो दूसरा किया है दोस्तों न्यूजीलैंड ने। ठीक है, तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा है नल्ला पाकिस्तान। तीसरा कौन है? नल्ला पाकिस्तान। ये कौन सी रेटिंग है? टेस्ट रेटिंग है। ये कौन सी रेटिंग है दोस्तों? टेस्ट रेटिंग है, जो आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई है। हम बात करते हैं सर ये टेस्ट रैंकिंग है, तो वनडे रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो वनडे रैंकिंग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वनडे रैंकिंग में भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, वनडे रैंकिंग की हम बात करते हैं। इसके अलावा T20 की हम बात करते हैं तो पहली रैंकिंग में T20 में है इंग्लैंड और दूसरी में कौन सा है? इंडिया। दूसरी में कौन है? इंडिया। ठीक है, ये था अपनी आईसीसी के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का स्थान। और वनडे में भी पहला कौन है? तो पहला है न्यूजीलैंड। ठीक है, पहले रैंकिंग में न्यूजीलैंड और दूसरे में कौन है? इंडिया। दूसरे में कौन है? नहीं, तीसरी में दोस्तों। वनडे रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरे नंबर की रैंकिंग में। कौन सा? तीसरा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टेस्ट रेटिंग जो जारी की गई है आईसीसी के द्वारा, तो इंडिया फर्स्ट नंबर, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा पाकिस्तान। वनडे की हम बात करते हैं तो वनडे में पहला है न्यूजीलैंड और दूसरा है इंडिया। T20 की हम बात करते हैं तो T20 में पहला है इंग्लैंड और दूसरे नंबर में है इंडिया। तो इंडिया की पोजीशन वनडे में तो है तीसरे नंबर पर, T20 में दूसरे नंबर पर और टेस्ट रेटिंग में फर्स्ट नंबर पर। हम बात करते हैं आईसीसी की, तो हम आईसीसी की थोड़ी सी बात करते हैं। ये है दोस्तों टेस्ट टीम इंडिया की। ये है टेस्ट टीम इंडिया की। ठीक है, ये है चिकू भाई साहब, विराट कोहली जो कप्तान है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा आईसीसी के बारे में। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1909 में। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, इसके क्या है? अध्यक्ष में। और हाल ही में जो जारी रैंकिंग में मैंने आप बता दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा, 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा, तो ये वर्ल्ड कप कहाँ होगा दोस्तों? ये वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, भारत में ये वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी जो मंथली अवार्ड है जो कि प्रत्येक महीने दिया जाता है, उसमें किस का स्थान आया है? तो हम बात करते हैं। एक तो आया है ऋषभ पंत जो कि जनवरी के महीनों में इनको दिया गया था। दूसरे आए दोस्तों, तो दूसरे आए आर अश्विन जो कि भारत के बॉलर है। ठीक है, इनको दिया गया है फरवरी महीने का अवार्ड। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा है दोस्तों भुवनेश्वर जो कि भारतीय गेंदबाज है, भुवनेश्वर। इनको भी तीसरे नंबर का आईसीसी के द्वारा मंथली जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें तीसरे महीने की बात करते हैं। जनवरी, फरवरी इनका है, मार्च में इनको अवार्ड दे दिया है। और अभी हाल ही में जारी आईसीसी के द्वारा मंथली जो अवार्ड है उसमें चौथे नंबर में आए दोस्तों बाबर आजम। कौन आए हैं? बाबर आजम, जो कहाँ के खिलाड़ी है? ये खिलाड़ी है दोस्तों पाकिस्तान के। ये खिलाड़ी दोस्तों पाकिस्तान के जिनको आईसीसी के द्वारा मंथली अवार्ड अप्रैल का मंथली अवार्ड दिया गया है। और ये पहले जो बल्लेबाज है ये दोस्तों ये है कि पहले विदेशी बल्लेबाज है। और इसके पहले जो जीता था तो वो जीते थे, अवार्ड मिले थे पहले 3 भारतीय खिलाड़ी को, ऋषभ पंत, आर अश्विन और भुवनेश्वर। चौथा है बाबर। ठीक है, ये था दोस्तों आईसीसी और उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले ये रहा आईसीसी जो कि भारत को फर्स्ट रैंकिंग इसमें प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब आ गई आईसीसी की बात करने के बाद बीसीसीआई। ठीक है, आईसीसी तो क्या था, वर्ल्ड लेवल का था, और बीसीसीआई कहाँ की है, बीसीसीआई ये कहाँ की है, ये दोस्तों इंडिया की। इसके बारे में भी थोड़ी मैं चर्चा करूँगा। तो बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं दोस्तों अभी हाल ही में, तो वो बनाया गया है रमेश पोवार को। इसको बनाया गया है तो बीसीसीआई द्वारा किसको बनाया गया है, महिला जो क्रिकेट टीम है भारत की, महिला क्रिकेट टीम है भारत की, इसका मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो मुख्य कोच बनाया गया है दोस्तों किसको, रमेश पोवार को। किनको बनाया गया है, रमेश पोवार को। ये दूसरी बार बने हैं दोस्तों, सेकंड टाइम्स मुख्य कोच बने हैं इंडियन महिला क्रिकेट टीम के। ठीक है, हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं आगे। तो बीसीसीआई के जो चेयरमैन है, तो बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो बीसीसीआई के चेयरमैन है हमारे सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो बीसीसीआई के चेयरमैन तो ये हो गए, और उपाध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है दोस्तों हमारे राजीव शुक्ला जी, जो बीसीसीआई के क्या है, बीसीसीआई के डिप्टी चेयरमैन है, मतलब उपाध्यक्ष है। ठीक है, और थोड़ी सी बात करते हैं। तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी, 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। तो मैंने बीसीसीआई के बारे में आपको बताया। तो बीसीसीआई के बारे में स्थापना हुई थी 1928 को। बीसीसीआई द्वारा जो अभी महिला क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रमेश पोवार को। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर की हमने बात की, तो हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। दूसरी बात करते हैं बीसीसीआई चेयरमैन, तो कौन है, सौरव गांगुली, और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष जो कि हम बात करते हैं कौन है, राजीव शुक्ला जी। ठीक है, ये थी हमारी बीसीसीआई, और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे इसी के बारे में। ये दोस्तों बीसीसीआई, जिसके बारे में मैंने आपको अध्ययन करके बताया, और बताया आपको कि बीसीसीआई क्या होता है। तो बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट, एक सेकेंड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, कंट्रोल इन इंडिया, ये है बीसीसीआई की फुल फॉर्म। बात करते हैं, मैंने आपको बताया बीसीसीआई की स्थापना 1928, चेयरमैन सौरव गांगुली, डिप्टी चेयरमैन राजीव शुक्ला, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों रमेश पोवार की हम देखते हैं। तो ये है दोस्तों इंडियन महिला क्रिकेट टीम, और ये बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों रमेश पोवार। ठीक है, जो कि मुख्य कोच बनाए गए हैं महिला क्रिकेट टीम के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं, ये रमेश पोवार, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। इनको दूसरी बार बनाया गया है महिला टीम का कोच। आगे हम चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जो कि एक परिवार से रिलेटेड है, और परिवार से रिलेटेड है तो आप सब अभी घर पे रह रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे। किसी का एकल परिवार होगा तो किसी का संयुक्त परिवार होगा। ठीक है, तो आप ही के परिवार के बारे में, हम सबके परिवार के बारे में, अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। और ये दिवस मनाया जाता है कब, 15
मई को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है कि फैमिली के बारे में, कैसे एक बच्चा फैमिली में पैदा होता है, कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे उसको संस्कार मिलते हैं और कैसे आगे बढ़ा जाता है। और दोस्तों अभी हाल ही में मदर्स डे जो मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? मदर्स डे जो मनाया गया था 10 मई को। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों इंटरनेशनल फैमिली डे, इंटरनेशनल डे कौन सा वाला? ऑफ फैमिलीज। और ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों भाई ये है चुन्नू मुन्नू, क्या नाम है इनका? चुन्नू मुन्नू। और ये है दोस्तों इनकी वाइफ, और इनके बच्चों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है कि हम एक साथ हैं, हम एकल परिवार में नहीं रहेंगे। हम किस परिवार में रहेंगे? तो हम रहेंगे दोस्तों संयुक्त परिवार में। और एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में जानते होंगे। एकल परिवार होता है जिसमें एक पति पत्नी और उसके ही बच्चे रहते हो, जबकि संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें उसके पति पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई, उसकी बहन, उसके माता पिता, जो कि एक संयुक्त परिवार होता है। लेकिन आजकल इंडिया में ये देखने को कम मिलता है, जबकि ज़्यादा देखने को मिलते हैं एकल परिवार। और इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है दोस्तों फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इसकी थीम रही है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये दिया जाता है किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है दोस्तों यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो ये दिया गया है, ये 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। हर साल कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए ये कब से स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया है 1994 से, 1994 से स्टार्ट किया गया है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा ये हर साल मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, इसमें लोगों को समुदाय जो अपना परिवार है उनको जोड़े रखने के लिए, उनकी एकांक जो एकल परिवार में वो विभक्त ना हो, इस कारण ये 15 मई को संयुक्त परिवार के रूप में और इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 15 मई को। और स्टार्टिंग कब हुई? 1994 में। किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई? तो ये स्टार्टिंग की गई संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किसे ब्रिटिश राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने जाने माने किसे? ब्रिटिश राष्ट्र, कौन सा? ब्रिटिश राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मार्टिन ग्रिप्स को। किसको? मार्टिन ग्रिप्स को। किसको? मार्टिन ग्रिप्स को। ये किसने नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो ये है मार्टिन ग्रिप्स, ये है मार्टिन ग्रिप्स। ठीक है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रही है मार्टिन ग्रिप्स, ये दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये बनाए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना मैंने आपको बताया कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें शामिल है 193 देश। ठीक है, और इसके महासचिव की बात करते हैं तो महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस। इसकी क्या है? एंटोनिया गुटारेस। ठीक है, इसके क्या है? महासचिव है, महासचिव।
सचिव है। और इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इनके द्वारा अभी हाल में मार्टिन ग्रिप्स को ब्रिटिश का मानवीय का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं, ये मार्टिन ग्रिप्स जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिप्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्या नाम है, DCGI, इसके फुल फॉर्म में ड्रग्स कंट्रोलर कंट्रोलर, ठीक है, ये थी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। इसके द्वारा 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये क्या बात है कि अभी हाल में भारत के द्वारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, इसके द्वारा 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों अभी हाल में जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन आने वाली तीसरी लहर के बारे में जो वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि आने वाली जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी, बच्चों को ज़्यादा परेशान करेगी, बच्चे ज़्यादा उसमें बीमार होने की संभावना है। तो इसी हाल में इसी से बचने के लिए, ठीक है, जो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है और वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी है कि जिसमें बच्चों को बचाने के लिए उनको भी कोवैक्सीन या वैक्सीन लगानी चाहिए, और वैक्सीन लगानी चाहिए तो उसका ट्रायल स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। और कौन सी वैक्सीन का क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, कोवैक्सीन है, जो कि भारत की एक वैक्सीन है। तो ये कोवैक्सीन का अभी हाल ही में ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, कितने साल के बच्चों के लिए, 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो भारत ने ये स्टार्ट किया है, तो भारत की वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको स्टार्ट किया है। और भारत की कौन कौन सी वैक्सीन है, तो कोवैक्सीन भारत की है और कोविशील्ड भी भारत की है। हम बात करते हैं अभी हाल ही में 12 से 15 साल के जो बच्चे, 12 से 15 साल के जो बच्चे दोस्तों, 15 से 15 साल के जो किशोर अवस्था वाले हैं, इनको सबसे पहले इनको जो वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है वो मंजूरी दी है फाइजर वैक्सीन को। और ये फाइजर वैक्सीन को कहाँ पर मंजूरी मिली है, तो ये मिली है दोस्तों कनाडा में, ठीक है। कनाडा जो पहला देश है विश्व का, इसने अभी हाल में 12 से 15 साल के जो किशोर है इनको फाइजर वैक्सीन लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मंजूरी मिली है किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जो भारत का विश्व का चौधरी है, अमेरिका के द्वारा जो किशोर बच्चे इनको भी फाइजर वैक्सीन लगाना चाहिए, ये मंजूरी किसने दे दी, अमेरिका ने। और 12 से 15 साल के बच्चों को सबसे पहले विश्व में जो फाइजर वैक्सीन लगने वाली है वो कहाँ पर लगने वाली है, कनाडा देश में। भारत की बात करते हैं तो भारत ने अभी दूसरे और तीसरे चरण के लिए ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, किन बच्चों के लिए, 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के द्वारा। तो कौन सी वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है दोस्तों कोवैक्सीन का। थोड़ी सी जानकारी आगे मैं बताना चाहूँगा आपको। तो ये है दोस्तों भारत की कोवैक्सीन, ये भारत की कोवैक्सीन, ये कौन है दोस्तों, भारत की कोवैक्सीन है, जो कि अभी हाल ही में 1 मई से, कब से, 1 मई से जो 18 साल के बच्चे, 18 साल के ऊपर की जिनकी एज है, इनको ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाया जा रहा है। जबकि हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी वो आई थी स्पुतनिक वी जो कहाँ की थी, ये थी दोस्तों रूस की, ठीक है। और स्पुतनिक वी का जो ये भी सेकेंड पार्ट आया, सेकेंड जो वैक्सीन आई है वो उस वैक्सीन के द्वारा सिंगल डोज वैक्सीन रहेगी। जबकि जो भारत में वैक्सीन लगाई जा रही है कौन कौन सी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है भारत में, ये लगभग 28 दिन के गैप के भीतर, 28 दिन के गैप के भीतर मतलब डबल डोज में लगाई जा रही है। कितनी डोज में लगाई जा रही है, ये लगाई जा रही है दोस्तों डबल डोज में। और अब डबल डोज की हम बात करते हैं, जैसे किसी आदमी के
जो भी वैक्सीन लगना चाहिए तो पहला वैक्सीन के बाद दूसरा डोज लगना चाहिए लगभग 28 दिनों के बाद। और इनकी जो कैपेसिटी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इनकी जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो लगभग 70% से 90% तक मानी गई है। ठीक है, ये थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो डबल डोज में लगाई जा रही है। और स्पुतनिक का जो पार्ट आ रहा है जो सिंगल वैक्सीन सिंगल डोज के रूप में आ रही है। और 1 मई से 18 साल के ऊपर के बच्चों को भारत में वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों ये है कोवैक्सीन जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, ये किसके द्वारा बनाई गई है? भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है। जो कहाँ की कंपनी है? ये दोस्तों हैदराबाद की कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों? हैदराबाद की कंपनी है। अगर सर आपने कोवैक्सीन बता दिया तो कोविशील्ड के बारे में भी बताओ। कोविशील्ड के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो दोस्तों ये जो दवाइयाँ दिखाई दे रही है आपको, ये जो दवाइयाँ दिखाई दे रही है आपको, ये तो है दोस्तों कोवैक्सीन। ठीक है, और ये है दोस्तों कोविशील्ड जो कि भारत की दोनों वैक्सीन है। ये दोनों भारत की वैक्सीन है और बहुत ज़्यादा असरदार है। तो ये कोवैक्सीन है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद के द्वारा ये बनाई गई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कोविशील्ड की। तो ये कोविशील्ड कहाँ पर किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिख रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो कहाँ की कंपनी है? ये है पुणे की। और वो कहाँ की कंपनी है? वो है हैदराबाद की। ये है आधार पूनावाला की कंपनी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों कोवैक्सीन जिसको मंजूरी दे दी है किसने? ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड ऑफ इंडिया ने किन के लिए? 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए किसका? कोवैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है दूसरे और तीसरे चरण के लिए। ठीक है, और जो बात करते हैं तो ये बात करते हैं हैदराबाद की भारत की बायोटेक जो कंपनी है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है। और जो दौरा इसकी पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज है, पहली और दूसरी वैक्सीन का जो डोज है ये 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटकर, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हट कर देखेंगे। अभी हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण शुरू कर दिया है? तो दोस्तों अभी हाल में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया है? तो ये कर दिया है दोस्तों कितने राज्यों ने? 13 राज्यों ने। ठीक है, 13 राज्यों ने ये स्टार्ट कर दिया। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या क्या आता है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, इनको दिया जाएगा दोस्तों। अभी कोविड-19 के लॉकडाउन में इनको दिया जा रहा है, कोविड-19 के लॉकडाउन में इनको दिया जा रहा है 5 केजी चावल और 5 केजी अनाज। इनको ये कोविड-19 के लॉकडाउन में इनको दिया जा रहा है जो कि बीपीएल परिवार के लोग हैं। तो अभी हाल में 13 राज्यों ने ये गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये जो कि मोदी जी के द्वारा चलाई हुई है, 2020 में इसका भी असरदार रहा। 2020 में भी इसकी बात बहुत हुई और 2020 में जो कि बात हुई थी तो ये जो निर्मला सीतारमण जी है, ये कौन है दोस्तों? भारत की वित्त मंत्री है। इनके द्वारा बोला गया था कि जो भारत सरकार के द्वारा बोला गया था कि 80 करोड़ परिवारों को और जो कोरोना वॉरियर्स है, जो कोरोना में अपने जो सुविधा कोरोना में जो हेल्प कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स है, उनके लिए इसमें बीमा की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके पहले हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी डिटेल्स। तो अभी हाल ही में 13 राज्यों में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है ये कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और जो संवेदनशील वर्ग है, जो बीपीएल परिवार से रिलेटेड है, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है हर जगह। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B.1.617, ठीक है, पिछली बार सामने आया कोरोना वायरस का B.1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया। तो WHO ने कहा है कि जो भारत में अक्टूबर में पिछले साल WHO के द्वारा कहा गया है कि 2020 में अक्टूबर में जो कि पाया गया था B.1.617 जो वायरस का स्वरूप है, अभी हाल ही में ये 29 देश लगभग 44 क्षेत्रों में ये फैल चुका है। कितने देशों में फैल चुका है? तो 44 देशों में ये फैल चुका है। कौन सा? B.1.617 स्वरूप किसके द्वारा कहा गया है? 2020 में जो अक्टूबर में भारत में फैला था, ये WHO के द्वारा भी हाल ही में बताया गया है। हम चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं WHO के बारे में। तो WHO का ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये किसका हेडक्वार्टर है? तो ये हेडक्वार्टर है WHO का, और इसके जो अध्यक्ष है वो है टेड्रोस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का कहना है, WHO का क्या कहना है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि 44 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का है कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B.1.617 स्वरूप जो कि 44 देशों में अभी हाल ही में पाया गया है। ये स्वरूप चिंताजनक है और कोविड-19 का B.1.617 स्वरूप सबसे पहले कहाँ पाया गया था? भारत में कोविड-19 के मामले में 2020 में पाया गया था। और इसको, ठीक है, ये था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम जानकारी लेते हैं इसमें कि क्या बोला गया है। हमारा आज का क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो अभी हाल ही में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और उसमें कमेटी में क्या बताया गया है कि ऑक्सीजन को आपको आपूर्ति करनी है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है और जो कोरोना महामारी फैली हुई है ये सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ रही है अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, जिसमें कि धांधली कालाबाजारी बहुत ज़्यादा चली हुई है, ठीक है। इंसान के नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें सदस्य शामिल 12 सदस्य। कितने सदस्य शामिल? इसमें 12 सदस्य, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन। हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो कि थोड़ा सा आपको पता चले। तो 12 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों के वैज्ञानिकों, फॉर्मूला और ज़रूरतों को पूरा करने के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल जो 12 सदस्यों की इन्होंने क्या किया? नेशनल टास्क फोर्स गठित की है, ठीक है, जो क्या कराएगी? सभी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई को आवंटित कराएगी, ठीक है। और सरकार को अपने सुझाव देगी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो रही है और ऑक्सीजन जो टास्क फोर्स है देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन भी और निगरानी भी करेगी, ठीक है दोस्तों। ये था आज का सेशन और ये हम पढ़ने वाले हैं आज की सुर्खियाँ। थोड़ा सा सुर्खियों के बारे में हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो सुर्खियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे रहेगी दोस्तों? तो ये सुर्खियाँ रहने वाली है। तो पहली सुर्खी की हम बात करते हैं। आज की पहली सुर्खी है दोस्तों, भारत साल 2027 से पहले जनसंख्या के मामले में चीन को छोड़ देगा पीछे, ठीक है। ये रिपोर्ट आई है
चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी जो रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट क्यों आई दोस्तों अभी हाल ही में, तो अभी हाल ही में चीन द्वारा जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या गणना की गई है, और जनसंख्या गणना जो की गई है उसमें चीन की आबादी पाई गई है दोस्तों 141 करोड़। चीन की आबादी कितनी हो गई है, तो चीन की आबादी हो गई है दोस्तों 141 करोड़। भारत की हम बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार वो थी लगभग 121 करोड़, ठीक है। और जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, इनमें अभी हाल में भारत के द्वारा कहा गया है कि लगभग भारत की जनसंख्या 135 या 36 करोड़ होगी। हम बात करते हैं कि जो आज की जो हमारी सुर्खियाँ है, इस सुर्खी में बात करते हैं कि भारत साल 2027 से पहले, किससे पहले, 2027 से पहले, मतलब कभी भी 2024, 2025, 2026, इसमें क्या करेगा, जनसंख्या के मामले में चीन को छोड़ देगा पीछे, ठीक है। तो चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही ये स्थिति आ सकती है कि पिछले कुछ सालों में जन्म दर से तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। कहाँ पर, चीन में। दोस्तों जो चीन की जनसंख्या है, उस चीन की जनसंख्या में अभी हाल में जो जन्म दर है उसमें क्या किया गया है कि गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। और गिरावट दर्ज की गई है तो दोस्तों अभी हाल ही में जो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे चीन में वन चाइल्ड वन पॉलिसी लागू की गई है। तो चीन में वन चाइल्ड वन पॉलिसी के तहत एक ही बच्चा, ठीक है। और जबकि भारत में अभी कोई जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नहीं लाया गया है। हम बात करते हैं तो चीन के द्वारा जो UN के द्वारा जो बोला जाता है, जो इनकी 2 टर्म है, उन 2 टर्म की बात करता हूँ मैं। एक तो है पहली दोस्तों TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, तो टोटल फर्टिलिटी जो रेट होती है, इसके मामला इसमें कहा जाता है दोस्तों कि जो भारत में, जो विश्व में 15 से 49 साल की महिलाएं, उनके द्वारा जो जीवित बच्चे पैदा किए जाते हैं वो आती है TFR के अंदर, कि जो 15 से 49 साल की जो क्या नाम है महिला है, उनके द्वारा कितने बच्चे जीवित पैदा किए जा रहे हैं, तो इसको किस में काउंट किया जाता है, TFR में। और एक होती है दोस्तों रिप्लेसमेंट रेट। और ये रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है, तो ये होती है कि जो UN है, UN के द्वारा बोला जाता है कि जो भी किसी देश की जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या का जो जन्म दर है, वो जन्म दर होनी चाहिए कितनी दोस्तों, 2.1%। तो आप बोलोगे सर ये 2.1% क्या है, कि तो 0.1% तो बच्चा पैदा होगा नहीं। तो बात करते हैं 2.1% की, तो किसी की 1 बच्चा हुआ तो किसी के 3 बच्चे हुए, ठीक है। तो इस तरह से 2.1% जो रिप्लेसमेंट रेट है ये होनी चाहिए। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि किसी देश में पाए जाने वाले जो बुजुर्ग है और उनकी जो बुजुर्ग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उनकी डेथ होने के बाद में वो जो बुजुर्ग मर रहे हैं उनके बराबर वहाँ पे बच्चे पैदा होना चाहिए, जो कि चीन में अभी हाल ही में ऐसा नहीं हो रहा। चीन में जितने बुजुर्ग मर रहे हैं वो बुजुर्ग उनके बराबर भी बच्चे अभी हाल ही में चीन में पैदा नहीं हो रहे। किसके तहत, वन चाइल्ड वन पॉलिसी के तहत। तो चीन की जनसंख्या में क्या किया जा रहा है, गिरावट दर्ज की जा रही है। ये किसके द्वारा कहना है, ये कहना है दोस्तों UN के द्वारा। हम बात करते हैं तो चीन में UN के द्वारा कहना है कि ऐसा आकलन किया गया है, चीन में पिछले कुछ सालों में जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत की जनसंख्या में अब से लेकर साल 2050 के बीच लगभग 27 करोड़ 30 लाख लोगों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये किसने कहा था, ये कहा था UN ने। UN के द्वारा कहना था कि 2050 तक भारत की जनसंख्या में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अभी हाल में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कि जनगणना की गई है, इसके द्वारा चीन की जनसंख्या का आकलन हुआ। और जनसंख्या के आकलन में हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो जनसंख्या के बाद जनसंख्या की हम बात करते हैं चीन की। तो दोस्तों चीन की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या हो गई चीन की आबादी 2019 की तुलना में
कितने हो गए 0.53% से बढ़कर 1.4117 अरब हो गई है। लगभग 141 करोड़ चीन की जनसंख्या हो गई है। ठीक है, हालांकि देश में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे धीमी है। साल 2019 में जो आबादी थी वो 1.4 अरब थी। चीन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश का दर्जा अभी भी बरकरार है, लेकिन हालांकि ये जो आधिकारिक अनुमान के अनुसार, ठीक है, अगले साल तक इस जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। मैंने अभी बताया कि जो वहाँ पर रिप्लेसमेंट दर है वो बिल्कुल कम हो गई है और जन्म दर भी बिल्कुल कम हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और दोस्तों आपको पता है कि अगर भारत में लॉकडाउन एक साल और बढ़ जाता है तो भारत की जनसंख्या नियंत्रण नहीं रहेगी, और जनसंख्या नियंत्रण नहीं रहने के कारण 2027 से पहले हम बात करते हैं तो 2027 से पहले की हम बात करते हैं तो 2025 में ही भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी और चीन जो भारत है वो भारत प्रगति करने में पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो भारत प्रगति करने में पीछे नहीं हटेगा, तो आप बात करें प्रगति की वो है जनसंख्या में, ना कि किसी और चीज़ में। ठीक है, इस चीज़ में तो भारत क्या आ जाएगा, नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण सुर्खी जो मैंने आपके सामने बताई, जिसका कहना है चीन को पछाड़ देगा भारत यदि लॉकडाउन रहा तो। ठीक है, और नहीं रहा तब भी 2027 तक इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, चीन से आगे भारत निकल सकता है, ये यूएन के द्वारा बोला गया है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर की हमारी सुर्खी है, वो सुर्खी है दोस्तों, डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन बनी शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। जो डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन है ये अभी हाल में शेख जायद बुक पुरस्कार जीत चुकी है। ठीक है, तो ये जो जन्मी है मुंबई की जन्मी हुई है। इस प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक जो कि अरबी ओरेशन आर्ट था, ठीक है, अरबी ओरेशन आर्ट था एंड फंक्शंस के लिए, बुक का नाम क्या है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शंस के लिए ये सम्मान जीता है। कौन सा सम्मान जीता है, तो ये जीता है शेख जायद बुक पुरस्कार। अगर शेख जायद बुक पुरस्कार की हम बात करते हैं तो दोस्तों जो अरबी जो क्षेत्र है, अरबी जो देश थे, उनका ये नोबल पुरस्कार माना जाता है। ये अरबी देशों का नोबल पुरस्कार माना जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार माना जाता है संयुक्त अरब अमीरात का। कौन सा, शेख जायद बुक पुरस्कार, और ये जीता है किसने, डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन है, जो कहाँ की रहने वाली है, यह मुंबई की रहने वाली है, जिसे वर्ष 2019 में लीडन ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसको प्रकाशित किया गया था, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये इनका बुक का नाम है, ये इनकी बुक है, जिसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, लीडन ब्रिल एकेडमी के द्वारा पब्लिशर्स किया गया था। डॉक्टर तायरा एक अमेरिकन नागरिक है जो भारत में प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में पैदा हुई है और दक्षिण बॉम्बे में बड़ी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अबू धाबी सांस्कृतिक विभाग प्रतिशत शेख जायद पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, अरबी साहित्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए लोगों को, लेखकों और कवियों को ये दिया जाता है, सम्मानित करता है। और शेख जायद पुरस्कार को अरबी दुनिया के नोबल पुरस्कार के रूप में, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया अरबी दुनिया के नोबल पुरस्कार के तौर पर भी माना जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट सुर्खी में, और आज की नेक्स्ट सुर्खी है दोस्तों, तो आप आज की नेक्स्ट सुर्खी की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सुर्खी हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लगाया गया वर्ष 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 10.1% दर का अनुमान इसने लगाया संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में। ये था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, हालांकि इस वैश्विक एजेंसी ने आगाह किया है कि वर्ष 2021 में भारत का विकास अनुमान लगाना अत्यधिक अस्थिर रहा, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाउन कभी खुलता है कभी लगता है, ऑक्सीजन की कमी है, सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है, हालात बिगड़ी हुई है। ठीक है, अस्थिर रहा क्योंकि महामारी का नया केंद्र जो रहा वो कौन रहा, भारत रहा। संयुक्त राष्ट्र ने 11 मई 2021 को ये सूचित किया है कि वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, और ये देश दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। इस वैश्विक एजेंसी ने आगाह किया है कि वर्ष 2021 में भारत के विकास का अनुमान लगाना अधिक अस्थिर है, क्योंकि महामारी का केंद्र कौन बना हुआ है, कोरोना महामारी का केंद्र बना हुआ है भारत। ये थी आज की यूएन द्वारा रिपोर्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो ये पूर्वानुमान जो दर थी वो दर की बात बोल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा लिया है, जो कि 10.1% रहने का अनुमान था और अब इसका घटने की संभावना है। आगे देखते हैं। तो अभी हाल में मैंने बताया, ये क्वेश्चन बता दिया मैंने दोस्तों आपको कि DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये बोलना चाहता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में मध्य वर्ष का जो अपडेट है वो क्या रहा है। तो विश्व मध्य वर्ष की अद्यतन के अनुसार, विश्व मध्य वर्ष की जानकारी के अनुसार 2020 की जो 6% वृद्धि दर का अनुमान था वो भारत वर्ष 2021 में 7.5% ये दर्ज किया करेगा। ठीक है, जनवरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन थी, ठीक है, इसका ये अनुमान था, लगाया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2020 में 9.6% की दर से विकास करेगी, लेकिन इसने 2021 में 7.3% विकास दर और 2022 में, ये था 2021 की रिपोर्ट। ठीक है, और 2022 का जो अनुमान है वो कितना लगाया है, तो 2022 का लगाया है दोस्तों 5.9%। ये GDP के बारे में था, थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और हम करते हैं सेशन को ख़त्म। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, जो कि आपको जैसा लगा। और आपका ये भाई होस्ट एंड दोस्त विकास कुमार आपके लिए ऐसे सेशंस लाया रहेगा। बहुत मेहनत से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है और बहुत एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगती है। हम बात करते हैं जो हमारा सेशन रहता है, ये सेशन डेली करंट अफेयर्स का डेली रहेगा, जो कि आपको इम्पोर्टेंट रहेगा UPSC। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सेशन जो रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, ठीक है, और RPSC या फिर ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्री और मेंस एग्जाम्स के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से आजकल पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने जल्दी लाने वाला हूँ स्टैटिक जीके का पार्ट, और स्टैटिक जीके के पार्ट को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और आने वाले एग्जाम्स को बेहतरीन तौर पर हम कंप्लीट करके आने वाले एग्जाम को अच्छी तरह ताबड़तोड़ बैटिंग करके फोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।